अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, वादी तीराह में हज़ारों अफराद की नकल मकानी के बाद से विफाकी और केपी के हुकूमत आमने सामने आ गई है। विफाकी हुकूमत ने तीराह में भंग की काश्त और 500 टीटीपी के दहशतगर्दों के रहने का इंकशाफ किया है। ख्वाजा आसिफ का दावा करते हुए ये कहना था कि 11 दिसंबर को 25 मुशीरान टीटीपी के पास गए, फिर वो मुशीरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी मिले। यहाँ सवाल ये उठता है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अमन के लिए टीटीपी से भी क्यों मांग रही है? क्या मुज़ाकरात की दावत कमजोरी की अलामत नहीं है? वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफी जान का कहना था कि 24 मुशीरान में से 12 को ज़बरदस्ती उठाकर दस्तखत करवाए गए। शफी जान ने वफाकी हुकूमत को वार्निंग दी है कि 2 दिन के अंदर मुआफ़ी ना मांगी तो तमाम तर अगवा की तफसीलात कौम के सामने रख देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वादी तीराह को खाली करने का नोटिफिकेशन वापस ना लेने पर पख्तून कौम का जिरगा बुलाने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत और केपी के सरकार के दरमियान जारी कशीदगी का ड्रॉप सीन क्या होगा? क्या वफाकी हुकूमत केपी में गवर्नर राज लगा सकती है? क्या तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की कॉल से हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी? क्या MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी से वफाकी हुकूमत को कोई खतरा है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मौजूद पैनल की जाने बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हुज़ैफा रहमान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, कादर मंदुखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और डॉक्टर नोमान नियाज साहब, जिनको हम स्पोर्ट्स के हवाले से तजिया लेने के लिए अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, मामला तो पेचीदगी की जानिब जा रहे हैं, लोगों की मुश्किलात के जो कि इस सख्त मौसम में कम होती नजर नहीं आती, लेकिन यूं लगता है कि अब उनके मसाइल की बजाय अब सिर्फ और सिर्फ आपसी चपकलिश जो है वो शुरू हो गई है। क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई, जो इल्जाम लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्ट से या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कि जनाब हमने ऑपरेशन में कोई रखने डाले हैं, तो माफी मांगनी चाहिए और शर्म से डूब मरने का मकाम है उनके हवाले से। अब जो कहानी मैं उनकी तरफ नहीं पढ़ना चाहता, बात तो बड़ी सीधी सी है। जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए ना इस हवाले से। ये जो हमारे पे तो इल्जाम था कि हम तो ऑपरेशन करना ही कुछ नहीं चाह रहे हैं, तो जब ये ऑपरेशन किया तो चीजों का ध्यान तो आपको रखना चाहिए था। बुनियादी हकूक है हर एक के, उनके राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ये तो आईने पाकिस्तान 1973 ने सारी चीजें फराहम की हैं, लेकिन आप उस पर अमल दरामद नहीं कर पाए। देखिए, आपको याद है, मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि ये सारा मामला ऐसा है जो पार्लियामान के अंदर डिस्कस होना चाहिए था। ये अब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर डिस्कस होना चाहिए था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर बुलानी चाहिए थी, ताकि इसका ये नहीं है। देखिए, पहली तो बात है, दहशतगर्दों से तो बात हो ही नहीं सकती। दहशतगर्द तो उल्टा लटका दें आप। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, दहशतगर्दों के अलावा भंग की काश्त के भी इल्जाम लगे हैं कि भंग की काश्त है वहां पर और जिसकी वजह से ये सारे मामलात यहां तक पहुंचे। देखिए, मैं फिर बताता चलूं, वो इल्जाम लगाया था सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर भी। तो मैं मेरे साथ हमाद हसन बैठे थे एक प्रोग्राम के अंदर, जी और सर, उन्होंने जी सर, बड़ा इसी शो खुल में के ये सर। बात कर, अब याद होगा आपको, खुल जी के जी ये बिल्कुल। बात कही थी, मैंने नहीं कही। मैं तो यानी आपको ना कोई शर्म है ना कोई हया है कि इस हवाले से यार आप इस तरह के इल्जाम, वजह क्या है? अगर ये पीका लॉ का इतलाक करें ना यहाँ भी, कि यहाँ बैठकर आप झूठे इल्जाम लगाएं तो आप पे कुछ ना हो सके, इनको सिर्फ इतलाक का करना है, वो सिर्फ जरा मखसूस इलाके में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से करना है। अगर आपको सबूत है ना ऐसे, तो शायद इनको अंदाजा नहीं चले। मैं इनके लिए बताता हूँ, ANF किनके पास है? ANF वफाकी अदारा है, इनके पास है। और राना सनाउल्लाह के हवाले से हम पे इल्जाम लगते थे, हालांकि हर एक को पता है कि किसने कहा, किस तरह हुआ। फिर आपने देखा भी कि वो किस तरह केसेस वापस लिए गए जब हुकूमत आई, कि जनाब जिस तरह नैब ने कह दिया कि हम परसू नहीं करना चाहते, वहां ANF भी भाग गया कि हम भी परसू नहीं करना चाहते इन चीजों को। तो इनके पास बिल्कुल इख्तियारात मौजूद है, बजाय इल्जाम तराशी के हवाले से। आप चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़ना, प्रॉब्लम यहाँ पर यही है। असा हूं तुर जाना, ये दिन रह गए ने थोड़े, बातें सिर्फ इतनी है। सांसों के कर्ज अब पूरे रह गए, वक्त की रेत मिट्टी से फिसल गई, हाथ खाली बस ख्वाब पुराने रह गए। लेकिन अजहर हमने सिद्दीक चाहा था साहब, ठहर कता जाए कलामी घड़ी, की फिर कहा से लम्हे माजरत। सब मुसाफिर निकले ठिकाने रहे। अब जी जाने की बारी है इनकी। बुनियादी तौर के ऊपर 3.5-4 साल की एक लाइफ है एक वजीर आजम की, वो तकरीबन पूरी हो चुकी है कुछ नहीं है।
दस्तखत वस्तखत कर दिए हैं सारों ने, सारा काम इनके जिम्मे जितना था पूरा हो चुका है। अब कुछ बचा नहीं सकते, कुछ समझ नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है। अब क्या करना है इस सीट के साथ चिपटे हुए? लेकिन आराम से अजहर जाएं, सिद्दीक घर साहब, जाकर एक रेस्ट इल्जाम करें। और जिस भी है तरह कि आपने मशीरान जो हैं वो भेजे हैं टीटीपी से मुज़ाकरात के लिए, तो मुज़ाकरात के लिए इतना आप क्यों झुक रहे हैं उनके आगे कि टीटीपी से मुज़ाकरात हों और फिर मामला खुश उसलूबी से हल हों? दहशतगर्द तो फिर दहशतगर्द है। देखिए, पहली तो बात है कि किसी दहशतगर्द से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। हम्म। ये गलतफ़हमी और गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं फिर इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाते रहे। आप जी। आपके पास सबूत है तो आप कार्रवाई करें, आपके हम्म। खिलाफ आपके पास इख्तियार मौजूद है। लेकिन ये इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम ये कि जहाँ तक वे भी लोगों के मसाइल जो हैं, हम्म। जैसे वादी तीरा में लोग कितने डिस्टर्ब हुए, सबने देखा। जी। बर्फबारी कितना आया, तूफान कितना आया। क्या उन लोगों से भी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जो डिस्प्लेस हो रहे हैं? क्या उन लोगों के साथ उनके मसाइल नहीं सुनने चाहिए जिनके हम्म। साथ जो आप उनको दहशतगर्द बना रहे होंगे? हम्म। भाई आम आदमी को दहशतगर्दी के साथ कैसे आप जोड़ सकते हैं? उनके जितने भी मसाइल है सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है अगर हम्म। कर रहे हैं, लेकिन अगर इस दहशतगर्द के साथ कर रहे हैं तो जुबानी बातें करने की बजाय सबूत के साथ बातें करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। अच्छा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा अजहर सिद्दीक साहब, ये जिस तरह से मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं, 8 फरवरी अब जो है वो कहां पे रह गया? 8 फरवरी के हवाले से आपका क्या प्लान है? क्या उस हवाले से भी अब मुज़ाकरात की जानिब तो नहीं जा रहे आप? देखिए, एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ चले जाऊं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कोई मुज़ाकरात की तरफ नहीं जा रही। मैं वजाहत के साथ बताता हूँ। देखिए, ना एनआरओ लिया, ना डील ली, ना डील ली, ना रखना चाहते हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तानी तहरीक में वाहिद सियासतदान है जो अपने ही दौर, उसी दौर में, मुखालिफी दौर के अंदर ही साइफर से बरियत हुई, इद्दत केस से बरियत हुई, तोशा खाना के केसेस सस्पेंड हुए, बाकी केसों में सजाएं हुई। आज डे टू डे अपीलें सुनना शुरू करी और मेरी इत्तला के मुताबिक तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में तकाजा करने लगी है कि इमरान खान के केसेस जितने भी हैं वो अपीलें लगाएं और डे टू डे जिस बुनियाद के ऊपर ट्रायल आपने कंक्लूड किया उस बुनियाद के ऊपर आप खत्म कर। तो हमारी हद तक तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, हमने जितना मुश्किल वक्त गुजारना था वो गुजार लिया। इमरान खान ने हम्म। जितनी दिक्कत देख ली है। अब सवाल है इनके और मुज़ाकरात अगर किसी ने करने भी हैं, यानी हम्म। 9-8 फरवरी का एहतजाज होना है, भरपूर होगा, हम्म। गली-गली, कूचा-कूचा हर जगह होगा, लोग बाहर निकलेंगे, अपने वोट का हक लेंगे, जो वोट का हक छीन लिया गया। हम्म। और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को मैंडेट दे दिया हुआ है। उन्होंने उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं और जैसे ही शहबाज शरीफ वो भाग गया, वो शहबाज शरीफ तो भाग गए। शहबाज शरीफ ने जब कहा मुज़ाकरात के हवाले से तहरीके अब तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल ठीक, एजेंडा भी दे दिया और हम्म। एजेंडा क्या था? एजेंडा मिसाक़ जमहूरियत था। यानी हम्म। 30 साल पहले जो मिसाक़ जमहूरियत वहाँ ले गए और 2006 के अंदर हुआ था। आज इस मुल्क को इतना आगे ले, इतना पीछे ले गए हैं कि हम 30 साल पहले जाए वाली शक्ल पे जाएंगे और वहां ठीक। जाकर बैठकर अगर मुज़ाकरात किस चीज के करने हैं? क्या है ठीक। मुज़ाकरात? क्या कहा जा रहा है? साफ शफाफ इंतखाबात? क्या हम्म। कहा जा रहा है कि जनाब आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन? जी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होगी यहाँ पर और हम्म। यहाँ पर जो आइन और कानून की बालादस्ती होगी। आप हालत देख लें, हम्म। आप हालत सिर्फ इतना देख लें कि जनाब ये ऐसा मुल्क है कि 24 करोड़ की आवाम के अंदर आपके पास चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन में आने के लिए बंदे नहीं है। आप जी। उन्हीं को लेकर चल रहे हैं, वही जो जी। कि फायदे दिए हुए हैं और हम्म। उसी को बचाते हुए लेकर चल रहे हैं। मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, आपके पास है क्या? कुछ नहीं है ठीक। मौजूदा हुकूमत के पास। ये जो अपना दिन गिने चुके रह गए हैं, अब तो नजर यही आ रहा है कि आने वाले दौर में पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे खेलेगी। नजर यही आ रहा है मुझे। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा, आपसे अब ये भी जान ही लें कि इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से तशवीश है और शफी जान साहब ने भी जो खदशात का इजहार किया और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत के हवाले से उन्होंने बहुत सी जो है अपनी रिजर्वेशंस बताई हैं, तो उनकी ज़रा बता दीजिएगा तबीयत का और ख़ास तौर पर आंख का जो अहवाल है वो क्या है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि या ना प्रिज़न एक्ट पे अमल हो रहा है, ना प्रिज़न रूल्स पे अमल हो रहा है। आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, वज़ीर कानून और वज़ीर अपना इत्तलात जो हैं, आकर यानी झूठ बोलते रहे कि जनाब हमने भी, आप हैं कौन? आप जब सेनेट में सवाल पूछा गया, भाग गए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ अटियाला जेल का जो सुप्रीटेंडेंट है, वो आपके सामने इख्तियारात से अपने तजावुज़ कर रहा है, लेकिन असल में तो सूबाई हुकूमत वहाँ सामने बैठी हुई है ना। तो डॉक्टर का अपने का कार्य है। हमारे दौर में याद होगा आपको, शहबाज नवाज शरीफ साहब जब जब प्लेलेट्स गिर गए थे, गिराए गए थे, गिराने वाले कौन थे सबके सामने है। इनके अपने मुआलिज होते थे, इनके अपने ठीक। मुआलिज के मुताबिक बकायदा कमेटियां बनी, वहां बैठकर सारे वो ये बताना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है। यानी जी। ये इनको इतनी समझ नहीं है। अब ठीक। यहाँ बात बड़ी बात है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट सारी आ चुकी है, हमें बड़ा
तकलीफ है जो रिपोर्ट है, अभी मेरे तक कंफर्मेशन रिपोर्ट इस हवाले से नहीं है, लेकिन अब हर ठीक। चीज सामने आ गई, डॉक्टर्स के नाम आ गए हैं, वो जाए और वो कह रहे हैं कि अब हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं हो सकता, हॉस्पिटल यानी जेल के अंदर इलाज नहीं हो सकता, हॉस्पिटल ले जाना बिल्कुल पड़ेगा। ठीक। तो उनकी जिंदगी और सेहत को सामने रखते हुए और हम तो समझते हैं कि बकायदा उनका ठीक इलाज मुआवजा होना चाहिए, और होना जो चाहिए, जो बिल्कुल अब कोई ठीक, खास बिल्कुल सहूलत ये नहीं उनका मांग रहे राइट है। हम। ठीक ठीक अजहर सदीक साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपकी जाने वापस आता हूँ। कादिर मंदुखेल साहब भी हमारे साथ आए हैं। कादिर मंदुखेल साहब, आपने क्या ऐसा कर दिया है, मुतालिबात आ गए हैं कि सिंध हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दें, वज़ीर इत्तलात जो हैं वो सिंध के इस्तीफ़ा दे दें, मेयर कराची मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो क्या कर दिया सर आपने? चलो शुक्र है आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में नहीं कहा कि वो भी इस्तीफा दे दी। इनकी ख्वाहिश है, इसमें कोई पाबंदी तो नहीं है ना, वो जो मर्जी मुतालबा कर सकते हैं, मगर किस बेस पे, किस बेस पे आया? ऐसी क्या बात हो गई है जो आप पिछले 35-40 साल से ज्यादा इस शहरों पे आप हुकूमत कर रहे थे, आज भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है? अब बताएंगे कराची के लिए उन्होंने क्या किया है? कुछ 2 रुपए का फंड लाए, आप मुझे बताएं कि उसके अलावा जो ना K4 मनसूबा जो पानी बूंद बूंद को तरस रहा है, वहां के लिए इस मरतबा भी वापडा ने मांगे थे 40 अरब, तो वफाकी हुकूमत ने दिए 3 अरब, वफाकी हुकूमत ने 3 अरब दिया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ अपने लिए तो फंड जरूर वफाकी हुकूमत लिए, जहां इनकी कमीशन बनता होगा, कोई 20 अरब बता रहे हैदराबाद कराची के लिए, जो कि अभी नजर नहीं आ रहे, लेकिन आ जाएंगे कागजों में, कोई जमीन पे कुछ कागजों में नजर आ जाएंगे, लेकिन अभी तो नजर नहीं आ रहे। अच्छा कादिर मंदुखेल साहब, जिस तरह से अब ये जो है मुतालबात किए जा रहे हैं कि जो है सिंध हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या आपको नज़र आता है? क्योंकि कल भी हमारे साथ थे तैमूर तालपुर साहब और उनकी जानिब से भी कहा गया कि ये कोई गहरी साजिश है, तो क्या आपको भी लगता है कि कोई साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ? देखिए, ये साजिश का पहले बुनियाद तो वजीर दिफा ने रखा, जो असम्बली के फ्लोर पे बात की है, यानी बजाय ये कि वो वफाकी हुकूमत है, इस सिंध के ऊपर वफाक है, सिंध वफाक के अंडर आता है, पाकिस्तान के अंडर आता है, तो ये वजीर दिफा होके और वो असम्बली के फ्लोर पे अगर इस तरह बयान दे दे कि ये डकोसला है, तो डकोसला तो सबसे पहले आप अपने सूबे से कर ले। आपकी सूबे में, आपकी शहर सियालकोट में पिछले 3 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, और अगर इलेक्शन कमीशन के प्रेशर पे आपको इंतखाबात में मजबूर करे, तो आपने उनकी टांगे मांगे काट के, यानी पूरे पंजाब में कोई मेयर नहीं होगा। एक जो इस्लामाबाद रह गया है, जो एक मरकज का और एक निशानी थी, उसको भी आपने 3 टुकड़े पे कर दिया है कि 3 मेयर हो गए और 6 डिप्टी मेयर होंगे, ताकि बार्गेनिंग कर सके मुखालिफ पार्टी से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि खुद वजीर दिफा को तो पहले ये देखना चाहिए कि मैं सिंध हुकूमत को इज़हार हमदर्दी कर दूं, कोई मदद की ऑफर करूं, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद करूं, कोई और इक्विपमेंट्स की मदद करूं। वो ये वार कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि ये आपस में मिले हुए, ये प्री प्लान था, इस तरह किसी सानिए की जरूरत इंतजार कर रहे थे, यानी वो पश्तो में कहते हैं कि जख्मी उंगली से किसी को पकड़ना। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपकी असम्बली के फ्लोर है, रोजाना आप भाषण देते हो, तो आप बोल देते कि भाई आपके क्या मसाइल है, क्या मसला है। और जो हमेशा से असम्बली का इजलास शुरू होता है, पिछली असम्बली में मैं इनका हिस्सा था, तो सबसे पहले आते थे तो स्पीकर साहब ख्वाजा आसिफ साहब को तकरीर के, या वो राना तनवीर साहब को तकरीर का मौका देते थे, और तकरीर करके वो वापस चले जाते थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस चीज के लिए ये जो आपके जहन में जो चीजें हैं, वो असम्बली का फ्लोर हर वक्त मौजूद था। आपने गुल प्लाजा का सानिया का इंतजार करे थे, और यहाँ मुखबर खास को हुक्म दे दिए कि तू जाके कराची से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। उन्होंने जाके कराची में लेकिन सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा मुतालबा कर दिया कि विफाक के हवाले किया जाए कराची को, और बारहा ये मुतालबा दोहराया जा रहा है। वो कहते हैं कब तक हम लाशें उठाते रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो वो अनाड़ी इस बात पे है, उनको ये आर्टिकल 149 148 कर दिए। ये आपके सामने बैठे हुए सीनियर कानूनदान सिद्दीक अजहर सिद्दीक साहब, तो इनसे पूछे ना कि क्या वफाक 148 149 में ऐसा है कि वफाक जब चाहे किसी सूबे के कैपिटल को जो ना वो अपने काबू में ले ले? ऐसा कौन सा कानून है, कौन सा आर्टिकल है? पता नहीं है, अनाड़ियों के किसी ने उसको बोला। कानून तो सर बन जाते हैं यहाँ पे, कानून बनाने में कौन सा देर लगती है यहाँ पर? कानून बनाने में देर नहीं लगती, मगर कानून बनाने के लिए औकात भी होने चाहिए, कानून बनाने के 2/3 मेजॉरिटी भी होनी चाहिए। कानून बनाने के लिए आपके पास असेंबली में और सेनेट में 2/3 है इनके पास। ये तो मुखबरों को टोला है, और खुद फॉर्म 47 में बैठा हुआ है। उनसे तो मैं जीता हूं, 3800 टोटल इसके वोट है, मेरे सामने पड़े इनके इलेक्शन कमीशन के वोट। आज भी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर रही है। वो दावा कर रहे हैं कि हमारी तो बात हो गई है 28वीं तरमीम में, हम पीपल्स पार्टी के बगैर कर लेंगे जो कुछ करना है हम।
तो मेरे भाई अगर वो अजहर सिद्दीक साहब की पार्टी के लोगों को उन्हें तोड़ा है तो जरूर वो कर सके, लेकिन फिलहाल तो उनकी नजर नहीं आ रही है। फिलहाल तो मुस्लिम लीग नून के पास जो एमएनए है वो 170 है। तो आप मुझे बताओ 170 तो 2/3 नहीं है, तो सिंपल मेजोरिटी है जो जी 169 दरकार है वजीर आजम के लिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इनके पास 2/3 मेजोरिटी है तो अपना शौक जरूर पूरा कर ले। जी ठीक सर, लेकिन ये भी आपको शुक्र करना चाहिए कि अभी उन्होंने कराची में गवर्नर राज के हवाले से कोई ऐसा नहीं कि जनाब उधर जो है सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सलमान साहब, शुक्र तो मैं कर रहा हूं कि एक एमपीए इनका मरा तो उसके बदले में उसी रात को 110 लोग कत्ल किए। दिल्ली के बेस पे 25 से 30 बाकायदा टारगेट लोग कत्ल होते थे। कल ऐलान होता था कि पुरअमन एहतजाज होगा, आज से सैकड़ों जो ना वो गाड़ियां जलाई जाती थी। तो वो दौर हमने देखा, मुखालिफ सियासी कारकुनों के घुटनों ठीक। में ड्रिल मशीनें हमने देखे, हमने तो जनापुर के नक्शे इनसे बरामद होते देखे, हमने तो माजरिस्तान के नक्शे उनसे बरामद थे। और किसने बरामद किए? पाक फौज ने बरामद किए, पीपल्स पार्टी ने नहीं बरामद किए। तो ये सारी चीजें तो शुक्र तो हम कर रहे हैं कि कम से कम वो सूरत तो नहीं है। ठीक, चलें ठीक। आज तलाल चौधरी साहब की जानिब से भी एक दावा सामने आया, उन्होंने कहा लाहौर लंदन से ज्यादा महफूज है। इस पर बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अजहर सिद्दीक साहब से सवाल किया था, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब उस सवाल के साथ ये भी ऐड कर दूं कि बसंत के हवाले से इस वक्त जो मामलात देखने में आए हैं, नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस जारी हो रहे हैं और बताया जा रहा है लगभग 136 गाने जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं। और ख़ास तौर पर वो जो नकदा कोका बड़ा मशहूर गाना है उसको भी बैन कर दिया गया है। और पतंग पर कोई तस्वीर भी नहीं लग सकती, इस हवाले से भी नोटिफाई किया जा रहा है। तो किस चीज़ का डर है? अगर इतना ही डर है तो फिर बसंत क्यों करवाई जा रही है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आईने पाकिस्तान 1973 मेरे सामने पड़ा हुआ है। किस दिन मुलाकात हुई तो ये तोहफे के तौर पर देना है ताकि कम भेजना है। मैं से उर्दू में भी ट्रांसलेट करा रहा हूँ, आपके लिए नहीं, ये हमारे जो नून लीग के दोस्त है उनके लिए। 148 और 149 आर्टिकल सारा पढ़ ले, पढ़ा ही नहीं। यानी आईने पाकिस्तान 1973 जो है ना, वो आर्टिकल 1 जुरिसडिक्शन तय करता है सूबों की बाउंड्रीज क्या है। और कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है। अब कराची को वफाक कैसे ले जाएगा, मैं हैरान कुन होता हूँ। कोई मैं लफ्ज तो नहीं कहना चाहता, लेकिन तकलीफ से बात है। अब अगली बात जबरदस्त आ जाए। मैं बड़ी आपको बुनियादी तौर पर मैं ही हूँ जिसने बसंत को यहाँ चैलेंज किया हुआ है, पहले रोकने के हवाले से, फिर ऑर्डिनेंस और फिर एक्ट के हवाले से। मैं 20-25 साल से ये कर रहे हैं। बसंत सेफ बसंत यहाँ हो नहीं पा रही। वजह क्या है? वफाकी हुकूमत ने जो नायलन कॉर्ड है वो रोक नहीं सके, जिसे मेटेलिक वायर के करीब ये बन जाता है ना, केमिकल रोक सके। लाहौर के अंदर अगर देखा जाए 3 हादसे पिछले दिनों हुए। असल जो समझना है, वो बादशाह जफर था ना, जब जाने का वक्त हुआ था तो वो अय्याशी की महफिलें इस तरह चला करती थी। तो हमारे इस मुल्क के साबका वजीर आजम साहब है, नवाज शरीफ नाम है उनका, वो कोई एक लहर अथॉरिटी है, उस लहर अथॉरिटी के चेयरमैन बने। वहां उन्हें शौक पैदा हुआ कि बसंत होनी चाहिए और वो बसंत के हवाले से फैसला किया। अब मैंने कानून बनाएगा, कानून कोई बनाया नहीं। अब जब ये सारे मामला देखे, मैंने कहा, और जो असल जब कानून सामने आया उस कानून को समझना ये है। मसला ये था कि कानून बनाते भी ये रखा कि जनाब बच्चों के ऊपर भी अपना जुर्माना होगा, जेल की सजाओं की अलग बात है। एक और, जिसका दिल चाहे जब मर्जी घर में दाखिल हो जाए सर्च वारंट के हवाले से। अब ये सारी चीजें तो मैंने अदालत में कहा और मैं टीवी में बैठ गया, तो मैं क्या, आप रोक लेंगे 804 की पतंग को? आप 804 नंबर रोक लेंगे? इमरान खान की तस्वीरें लगाने से रोक लेंगे आप? आपने अगर इजाजत दी फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर रोएंगे पीटेंगे। अब वजह है कि जब बसंत आनी है, गाने भी गाए जाने हैं, ये चीजें भी सारी सामने आनी है। तो पहले तो वो गानों पे पाबंदी लगाई है। असल में गानों पे पाबंदी वो नखरा कोका की वजह से लगाई। बाकी गाने तो यकीनन उनमें कई फाहिश गाने हैं, वो अपनी जगह बात है, लेकिन डरे इतने हुए हैं। यानी आज भी सारा कुछ रिवॉल्व इमरान खान के करीब कर रहा है। अच्छा, वो अजाम रुका जब देखा कि लोग यार बसंत तो हो रही है, फिर इमरान खान के गुड्डे पे तस्वीरें लग जाए, वो मुसीबत पड़ गई। वहां बैठ के एक 144 का नोटिफिकेशन, एक जुमले की अगर इजाजत देते जोक सुना रहा हूँ। अजहर अच्छा, साहब हाँ, एक जुमले की इजाजत देते जोक सुना रहा हूँ, माइंड ना कर रहा है। जी जी सुनाए सुनाए। वो पश्तो में कहावत है, किसी ने दीवाने से कहा, या मस्ताना कहो दीवाना कहो, कि पत्थर नहीं मारना। उसने बोला अच्छा ये भी मारना होता है, अब याद दिलाया। ये खुद इन पतंग के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये सारे पतंग पे इमरान खान की तस्वीरें होंगी, देख लेना। ये हकीकत है, अपना मंदो सब हकीकत है। मैंने उन्हें कहा, और मैंने कोर्ट में कहा, मैंने कहा इस कानून का मकसद ये है
कि जिसके मर्जी कर रहे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होनी है। और मैंने कल लगा हुआ है और मैं कोर्ट के सामने यही ग्राउंड सारी रखनी है कि आप देखिए मकसद क्या है इसका, यानी मकसद देखे ना, मकसद बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि ये आप देखे अब रोक नहीं सके, यानी इमरान खान का नाम नहीं रोक सके। अब पतंगे उड़नी है, पता नहीं आसमान पे अब देखना है कि वो सारी वही हो जानी, तो मुझे समझ कोई नहीं आ रही। वो पहले गाने की शक्ल में, अब तस्वीर की शक्ल में, अब जो मर्जी कर ले, तस्वीरें भी लगेंगी। अगर बसंत अगर हो गई, अगर सेफ और सेफ ना हो सकी, तो मैंने तो ये कहा है कि सेफ बसंत ना हो सकी तो अब मैडम वजीर आला और काबीना के खिलाफ पर्चे दर्ज हो। यानी ये असूली तौर पर बनता है ना, हम कोई एहसान तो नहीं कर रहे, ना कोई एहसान मांग रहे हैं। आपको शौक है ना, यानी मैंने तो तजवीज ये भी दी थी कि बसंत अगर मनानी है तो मखसूस इलाकों में ले जाएं आप। मैंने तो ये भी कहा था, मैंने तो कहा था कि जाती उम्र में मनाएं आप। मैंने तो ये कहा लफ्ज कहे जाती उम्र में मनाए, जाकर शालामार बाग में मना लें आप दरिया रावी। सर ये आपकी बहुत बड़ी साजिश होगी कि आपने पतंगों पे इमरान खान साहब की तस्वीरें लगा ली, ये बहुत बड़ी साजिश हो जाएगी। हाँ मुझे भी लग रहा है। ये तो फिर होना है ना, रोक नहीं सकेंगे आप। ठीक, ये गलत फहमी है इनकी कि लोगों को पकड़ लेंगे, कितने लोगों को पकड़ेंगे। और सवाल ये यानी और कमाल की बात है, बड़ी जबरदस्त बात ठीक है। बताते हैं। अच्छा आज़ाद सिद्दीकी साहब, ड्रोन से देखेंगे, चले अच्छा, ठीक है, पतंगे उड़नी आपकी है, तरफ मैं ड्रोन आता उड़नी है, हूँ। पता नहीं कौन सा डोर है कि वो जी। बच सकेगा। चले ठीक है, आपकी जानिब सर मैं आऊंगा। हुज़ैफा रहमान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, मैं चाहता हूं कि उनको भी प्रोग्राम में इन कर लें। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहब। हुज़ैफा साहब, कितनी भंग काश्त हो गई है वादी तीरा में, कितने दहशतगर्द हैं जो वहां पर मौजूद हैं, कुछ इस हवाले से बताइएगा। चूंकि आपके प्रोग्राम को भी सुना है तो मैं बैकग्राउंड नहीं पता, मुझे नहीं पता आप किस कॉन्टेस्ट में पूछ रहे हैं। सर मैं वादी तीरा के हवाले से 4 फुट बर्फ बात कर रहा हूं। वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका ये कहना था कि वहां पर 500 दहशतगर्द हैं वादी तीरा में। इसके अलावा भंग की काश्त होती है कि जिसकी वजह से ऑपरेशन नागुज़ीर था। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल वफाकी वज़रा जिस ऑपरेशन को ऑपरेशन कह रहे हैं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि उसको मीडिया को भी ये मालूम होना चाहिए कि वो ऑपरेशन बेसिकली इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हैं जो एक लंबे अरसे से वादी तीरा में हो रही हैं केपी के डिफरेंट हिस्सों में। वो एरियाज जो ड्यूरन लाइन के साथ हैं, जहां जो है अफगान तालिबान जो है वो असिस्ट करते हैं और अफगान तालिबान टीटीपी को जो है बॉर्डर क्रॉस करते हैं और वो यहाँ आकर दहशतगर्दियां करते हैं। तो एक लंबे अरसे से जाहिर है वहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई भी हो रही है और वहां पर दहशतगर्दों को जो है वो फिक्स भी किया जा रहा है। तो इस हवाले से ये कहना है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहां पर टारगेट बेस्ड कार्रवाइयां की जा रही हैं और उसमें अगर किसी ने नकल मकानी की है या मौसमी शिद्दत को देखते हुए 4-4 फुट वहां पर बर्फ बर्फ पड़ी हुई है, वो जो है ऐसे इलाकों में आए हैं जहां पर जरा मौसमी शिद्दत कम है। और हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि इन्हें अच्छी छत फराहम कर दें और इन्हें बेहतर माहौल दे दें, तो उसमें क्या मुज़ायका है। अच्छा, लेकिन सर 500 दहशतगर्द और वहां पर जितनी बड़ी हमने देखा हिजरत हुई, लाखों के हिसाब से लोग जो हैं, इससे पहले वो इस इलाके से इस तरह नहीं निकलते थे। चलें, इस हवाले से तो आपने बताया, लेकिन एक और इल्जाम लगाया गया है भंग के हवाले से कि 12,000 एकड़ के रकबे के ऊपर भंग काश्त होती है। कुछ इस हवाले से सबूत भी हैं? चलें, मेरे ख्याल से एक दफ़ा फिर से इनसे राब्ता करेंगे। राब्ता मुनक़ते हुआ है टेक्निकल ग्लिच की वजह से। कादर मंदुखेल साहब, एक और जो चीज़ हमने देखी है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, इनसे आपने सिक्योरिटी वापस ली, फिर उनको सिक्योरिटी दी। सिक्योरिटी अब कम पड़ गई आपके पास, कुछ ज़्यादा नहीं गुस्सा कर दिया पीपल्स पार्टी ने उन पर? देखिए मेरे ख्याल में शर्जील मेमन साहब ने इस हवाले से कहा है कि हमने कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली, लेकिन वैसे इन लोगों को सिक्योरिटी क्या जरूरत है? लोगों को उनसे सिक्योरिटी चाहिए कि लोग महफूज रहे इनसे। ये तो वैसे ही असला बरदार जो ना ब्रिगेड साथ लिए फिरते हैं। और मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ तो वैसे ही माशाल्लाह 2-2 रेंजर्स की गाड़ियां मैंने खुद देखी है। जब वो हल्के में आता है, मैं तो अकेला जाता हूँ हल्के में, और हल्के में वहां लोगों के बीच में बैठा रहता हूँ। मीटिंग पे मेरे पेज पे सारे देख ले, मेरे रेगुलर रूटीन है वो। जब महीने 2-4 महीने में एक मरतबा आता है तो 2-2 रेंजर्स की गाड़ियों के प्रोटोकॉल में आता है। उनके अपने मुस्ला गार्ड जो है वो अलग होता है। उनको मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, लोगों को जरूरत है ताकि उनसे महफूज रहे। अच्छा, एक और जो चीज़ हम देखते हैं, जिस तरह से ये दावे किए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से भी कि हमने शहरों को इस हद तक महफूज बना दिया, तो फिर जब तकाबली जायज़ा शुरू हो जाता है तो यूँ लगता है कि बाकी जो शहर हैं, ख़ासतौर पर लाहौर के हवाले से कहा गया है कि लंदन से ज़्यादा महफूज इस वक्त लाहौर बना दिया गया है। तो फिर कराची का सर बताएं कि वो किस हद तक महफूज हो चुका? ये जिस जाहिल ने ये बोला है कि लाहौर लंदन से ज्यादा महफूज है,
अभी 2 दिन पहले जो होटल में 3 अफराद हलाक हो गए जदीद लाहौर से, वो क्या था? और इससे पहले जो वहां पे बच्चों के कत्ल, वहां पे उससे पहले सर जो ये तलाल चौधरी दूसरे साहब ने कहा है, तीसरे सैनिटर केसेस, तो साहब, सर ये क्या था? ये जी लाहौर ही था कि लंदन था? और वैसे एक चीज बताओ आपको, लंदन में महफूज नहीं है, न्यूयॉर्क में महफूज नहीं है। मैं वहां रहा हूँ, वहां भी डकैत है, वहां पे भी जो है ना वो मोबाइल स्नेचर है, वहां भी टारगेट किलिंग है, वहां भी सब कुछ होता है। ये आपको किसने बोला कि लंदन का मिसाल देख के वो ज्यादा महफूज है? सर, ये तलाल चौधरी साहब ने कहा है, सेनेटर तलाल चौधरी साहब ने ये हाँ, दावा तो किया। तलाल चौधरी से ये पूछो कि इमरान फारूक जो है ना वो लंदन की सरजमीन पे कत्ल हुआ, याद है आपको? आज तक कातिल नहीं पकड़ा गया उसका। चलें, ठीक है, हुजैफा साहब से दोबारा राब्ता हुआ। हुजैफा साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं आपको बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। चलें, ठीक। अच्छा हुजैफा साहब, इतने गाने जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं, लगभग 137 गाने बैन कर दिए गए और पतंगों पे कोई तस्वीर नहीं हो सकती। तो ये इतनी पाबंदियों में, इतनी चीज़ों में आप अब कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, रोकेंगे? मामला कैसे खुश उसलूबी से चलेंगे? बसंत तो एक त्यौहार है जिसको लोगों ने एंजॉय करना है, इतनी पाबंदियों में क्या एंजॉयमेंट होगी? पुलिस तो हर छत पर चढ़ती रहेगी, कभी किसको पकड़, कभी किसको पकड़। जी, आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी, सॉरी, बिल्कुल एक्चुअली आ मैं रही है गाड़ी सर। में था तो जी, दोबारा जरा सवाल रिपीट करेंगे आप प्लीज? जी सर, ये आपसे जानना चाह रहे थे कि 137 गाने जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं बसंत के हवाले से। इसके अलावा पतंगों पर तस्वीर नहीं लग सकेंगी किसी की भी। तो इस तरह से वही मैं कह रहा हूं, ये एक त्यौहार जो है, जो एक एंजॉयमेंट के लिए आपने शायद यहां पर बनाना था, लेकिन इस ऐसे में तो पुलिस लोगों को पकड़ धकड़ में लगी रहेगी। इस छत पर चढ़ जाओ, उस छत पर चढ़ जा, और सीढ़ियां लगा के चढ़ जाओ और पकड़ लो लोगों को। तो ये तो त्यौहार तो एक मैस का शिकार हो जाएगा। नहीं, नहीं, कोई मैस का शिकार नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है हर इवेंट के लिए एक मैकेनिज़्म होता है, रेगुलेटर का अपना एक रोल होता है। ना इतना जो है कीनली देखा जाएगा कि किसने क्या लिखा है पतंग पर या क्या जो है वो मौसीकी चलाई जा रही है। लेकिन ज़ाहिर है कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल अगर सॉन्ग्स हैं, कोई इंडियन सॉन्ग्स हैं, कोई चीज़ें हैं, उसके हवाले से अगर एक एसओपी जारी कर भी दिया गया, तो जी, ममालिक अपने लोगों को एंटरटेनमेंट भी देते हैं, लेकिन अपना जो रियासती एसओपी है उसको भी फॉलो लेकिन करवाते हैं। हुजैफा साहब, पतंग आप के ऊपर जी। तस्वीर बैन कर दी गई है कि कोई तस्वीर नहीं लग सकेगी, तो जरूरी है कि किसी खास शख्स की लगनी है तस्वीर? तस्वीर आपकी जो क़यादत है उनकी भी लग सकती है, उनकी भी चल सकती है, तो ऐसा बैन करने में क्या? नहीं देखिए, एक ये त्योहार है जो कि एंटरटेनमेंट के लिए है और इसका मकसद ये है कि बसंत का जो एक त्योहार अरसा दराज से मनाया जाता था, जो इन केमिकल डोर्स वगैरह की वजह से खत्म हो गया था, जी। उसको दोबारा रिवाइव किया जा रहा है। उसको फिर आप एक सियासी रंग दे दें। कुछ पीएमएलएन के लोग पतंग के ऊपर अपनी तस्वीर लगाएं, पीपल पार्टी के लोग अपनी लगाएं, हम्म, तहरीक इंसाफ के लोग अपनी लगाएं। पता चले कि वो जिस जगह पर आपस में जो है वो मोहब्बतें बांटने के लिए एक त्यौहार मनाया जा रहा है और वो एक केमिकल डोर का हमने हम्म, निजाम खत्म किया, लोगों को एक एंटरटेनमेंट दी, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं और पता चले कि पतंगे एक दूसरे की काटने के बजाय ये पता चल रहा है कि नून पीपल पार्टी को काट रही है, पीपल पार्टी एमकेएम को काट रही है, एमकेएम जो है वो तहरीक इंसाफ को काट रही है। हम्म, बेसिकली लोगों को रेगुलेट भी करना पड़ता है, लोगों को टीच भी करना पड़ता है। आप अपने लोगों को खुद भी टीच करते हैं। मैं समझता हूँ ये नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, सबको ही कहना चाहिए कि एक अच्छा इवेंट है। हर जगह आप सियासत इन्वॉल्व ना करें। हम्म, बेसिकली अगर पहली जी। बात तो ये कि रियासत ये ऑर्डर ना करती। हम्म, होना ये चाहिए था कि तमाम जमातें अपने कारकुनान को खुद ये टीच कर दी कि हम्म, आप लोग कम से कम किसी एक इवेंट के नाम पे तो इकट्ठे हो जाएं। हम्म, अगर एक लॉ रेस कोर्स में 500 या 1000 बंदा इकट्ठा होगा, वो तफरीक ही ना हो कि नून का है, पीपी का है, पीपल्स पार्टी का है, वो ये पता हो ये तहरीक इंसाफ का है, सिर्फ ये पता हो कि ये जो है ठीक, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तानी है और हम्म, आपस में इकट्ठे हैं। पता चले कि हुजैफा रहमान जो है वो 100 पतंगे ले जी, आए हैं शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों वाली, आप ले आए हैं जी वो अपने चैनल के मालिक शरीफ ठीक। अब्दुल रहमान साहब की, फलां ले चले, आए हैं बानी तहरीक इंसाफ की, और पता क्या चले कि वो जो मैदान है वो पतंगबाजी के बजाय एक जंगो जदल का मैदान बन जाए, लोग आपस में लड़ रहे हो। क्योंकि सही। हमने सियासत के अंदर देखें, एक दौर होता था सियासत में डिफरेंसेस होते थे। आज हमने सियासत में उन डिफरेंसेस को सियासी नफरत में बदल दिया, सियासी दुश्मनी में बदल दिया है। या तो डिफरेंसेस कम हो जाएं, इख्तलाफ अपना मौजूद रहे, लेकिन जिस लेवल पे हम चले गए हैं उसमें एक त्यौहार को कंट्रोवर्शियल करना, मेरे ख्याल से इसकी नीयत सिर्फ वही है। तो ये नहीं है कि आप किसी हुजैफा एक साहब, जमात को अच्छा नहीं दीवार है पे कि लगा नवाज शरीफ साहब की पतंग है वो इमरान खान साहब की पतंग को काट देती है, तो सियासी पेचे लगेंगे और फिर नवाज शरीफ साहब की पतंग खड़ी है आसमान में, तो अच्छा नहीं है इस तरह से? सर, हम किसी को काटने वाले नहीं हैं, चाहे वो बानी तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। हम तो जो है आपको पता है जोड़ने वाले हैं। हम्म, मैं तो एक पत्ता नहीं तोड़ सकता। यहाँ दिल तोड़ना या ठीक। पतंग तोड़ना तो बहुत बुरी बात है।
मैं समझता हूँ कि हमें आपस में जो है एक रवादारी को फ़रोग़ देना होगा, हम्म। सियासी डिफरेंसेस को कम करना होगा, ठीक। पाकिस्तान को इस 8 फरवरी 2026 के इस इवेंट के ज़रिए पैगाम देना होगा कि सियासी इख्तिलाफ होते हैं, हम्म। सियासी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हम बतौर जमातें एक हैं और हमने हम्म। लंबा एक चलना है, हम्म। बजाय ये कि हम हर इवेंट को, चाहे वो ईद का त्योहार हो, हम्म। चाहे वो कुर्बानी हो, किसी बकरे पे 804 लिख दें तो इख्तिलाफ, किसी बकरे पे शेर बना दें तो इख्तिलाफ। आपको ठीक। सियासत को एक महदूद करना होगा, लोगों के दरमियान पुरानी रवादारी बहाल करना होगी। अदरवाइज मैं आपको बहुत अच्छी बता रहा बात हूँ कि है जी। ठीक है, ये एक हुकूमत ने एक एक्शन कर दिया, मैं समझता हूँ कि एक्शन गैर जरूरी है, मान लिया, बीइंग हम्म। डेम एज एडवोकेट। मैं हम्म। ये कहता हूँ कि लेकिन अगर उस दिन एक नया कट्टा खुल जाता, यही तहरीक इंसाफ के लोग और नून लीग के लोग दस्तक गिरेबां होते, या तो आप कहते कि हुज़ैफा साहब व्हाट आर यू डूइंग? जब से हम्म। मैग्ना कार्टा लिखा गया पाकिस्तान में, तब से जो है बुनियादी इंसानी हकूक को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हम बरतानिया थोड़ी हैं। यहाँ पर हम अपने पॉलिटिकल कारकुनान को मेच्योरिटी दे नहीं सके, ठीक। पॉलिटिकल कारकुनान को टीच कर नहीं सके। यहाँ हम्म। पर हम पॉलिटिकल कारकुनान को ये नहीं बता सके कि बेटा आपने पीटीवी पे हमला नहीं करना, सिर्फ हमने एक पुरअमन एहतजाज करना है। बिल्कुल हम ये ठीक। नहीं बता सके कि मॉब को लेके आपने कोर कमांडर के घर के अंदर नहीं जाना, आपने सिर्फ रोड पे बिल्कुल एहतजाज करना था। तो जहां ठीक। ऐसी सूरत हाल हो, वहां आपने एक्स्ट्रा एहतियात का मुजाहरा करना होता है और हुकूमत कॉन्शियस होती है। बेसिकली मैं समझता हूँ ये नोटिफिकेशन या ऑर्डर जो है, उसी हिफ्ज़ मा तकद्दुम की रोशनी में जारी किया गया है, चलें, किसी ठीक हो गया, जमात पॉइंट को आ गया, बहुत अच्छी दीवार से बात की लगाने के लिए आपने नहीं। जी। बिल्कुल ठीक है। चलें, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद फिर से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अब जो है आईसीसी तो यूं लगता है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो बन चुका है, उसका दोहरा मयार नजर आता है। तो आप क्या कहते हैं कि किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल में क्या स्टैंस होना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो प्रिंसिपली जो है बांग्लादेश वाज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उनके एक प्लेयर की अगर वो सिक्योरिटी नहीं दे रहे थे और बीसीसीआई के कहने पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। और उसके बाद 4 ओनर्स हैं गालिबन कोलकाता नाइट राइडर्स के, लेकिन जिनको कहना चाहिए क्रिटिसाइज किया गया और जिनके अगेंस्ट कैंपेन चलाई गई वो शाहरुख खान थे, जो कि एक मुस्लिम हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने शायद मुस्तफिजुर रहमान वाला जो है वो मिस हैंडल की सिचुएशन। और उसके बाद हसीना वाजिद इज इन इंडिया, शी इज रिजाइडिंग देयर, जो कि एग्जाइल प्रीमियर है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली सिक्योरिटी कंसर्न्स पे कहा कि ठीक। श्रीलंका शिफ्ट कर देने चाहिए, जिसका पास प्रेसिडेंस था। इंडिया भी यही करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। इसी तरह पाकिस्तान को भी ये बेनिफिट मिला था। फिर पाकिस्तान ने सॉलिडारिटी दिखाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इससे बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हुई आईसीसी की, जो आपने कहा कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल एब्सोल्युटली वो देखें, एक्चुअली जो फीफा है ना वो गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल में, लेकिन जो आईसीसी है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है। और जिसका जो है वो अख्तियार जो है वो ये होता है कि 12 बोर्ड्स के जो फुल मेंबर्स हैं उनके वोट पे ये चलती हैं और फिर कमेटीज होती हैं। ये न्यूट्रल कस्टोडियन होते हैं। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ देयर बीइंग ए फाइनेंशियल जगरनॉट और ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू 70% जो है वो इंडिया से आता है, और उसके अलावा जो बायलैटरल सीरीज होती हैं इंडिया की इन्वॉल्विंग इंडिया, वो ग्लोबल कैलेंडर को जो है वो शेप करती हैं। तो ऐसे लगने लगा कि अब डिक्टेशन हो रही है और डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है और एब्सोल्यूट कंट्रोल इंडिया के पास आ गया वर्ल्ड क्रिकेट का। क्योंकि 14-2 का जो वोटिंग है उसमें तो आपको ऐसे लगा कि आइसोलेट कर दिया है आपने क्रिकेट को, और वो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक हो गई है। और ये जितने भी आपके टॉप बोर्ड्स हैं वो अट्रैक्टेड हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स। आप इसको अगर इंपीरियल हैगेमनी नहीं कहेंगे, लेकिन ये इकोनॉमिक हैगेमनी ज़रूर बन चुकी है और इंडिया की प्रेजेंस। तो पाकिस्तान जो है, इट इज़ नॉट अबाउट स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश, वो तो आपने कर दिया, आपने वोट भी कर दिया। आपके चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2-3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बड़ी जी। क्लियर लाइन ली, एक्चुअली बांग्लादेश बिल्कुल ठीक है। एंड मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब इज़ वन ऑफ दोज रेयर चेयरमैन ऑफ द पीसीबी जिन्होंने इंडिया को आंखें दिखानी शुरू की हैं, राइटली सो। इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स अलोन। बायकॉट अगर आप करते हैं ये टूर्नामेंट, तो इससे आप
करेंगे जो फॉल्ट लाइंस हैं ग्लोबल क्रिकेट की गवर्नेंस में, जी। और आप चैलेंज करेंगे जो इनजुडिशियस कंसंट्रेशन ऑफ पावर है इंडिया हम्म, की। तो पाकिस्तान ठीक है कि इंडिया 78% रेवेन्यू चंक भी देता है, हम्म, जो है आईसीसी को 70% जो है वहां से आता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए इंडिया को एक कॉन्टिनेंट बना दिया गया है, सारे आपके ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स इंडियन हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, रैंकिंग पे ना जाएं आईसीसी के टेबल्स पे कि वो नंबर 7 है T20s में। हम्म, पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है हम्म, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, और 63% जो रेवेन्यू जनरेट होता है ब्रॉडकास्टिंग का, वो बिटवीन जो इंडिया और पाकिस्तान के एक मैच से होता है। और आप हैरान जी। होंगे कि एक चैनल जो है इंडिया का, उसमें 10 सेकंड का एक ब्रॉडकास्ट जो मैच कर रहा होता है, एक चैनल 10 तो सेकंड के जो कमर्शियल एयर टाइम है वो $18,750 है, जो कि एक मैच का $5.27 मिलियन बनता हम्म, है। हम्म। 4 से 6 मिलियन डिजिट ऐड कर लें, 30 से 35 मिलियन आप अदर कॉन्ट्रैक्ट्स और ये जो ग्राउंड की होर्डिंग्स और इसके जो होते हैं आपके। लेकिन तो सर अगर एट पाकिस्तान द एंड ऑफ द डे, जी इसी बात के ऊपर अगर पाकिस्तान इसका बाइकआउट करता है तो पाबंदियां भी तो पाकिस्तान पर लग सकती हैं, मुश्किलात तो फिर पाकिस्तान के हवाले से भी होंगी। नहीं, पाबंदियां पाकिस्तान पे क्यों लगें कि जब हम्म, इंडिया ने डिस्ट्रीब्यूट किया इंटरनेशनल गेम को, दे ब्रॉट इट इनटू डिस्ट्रीब्यूट बट नॉट रिसीविंग द एशिया कप ट्रॉफी। हम्म, और अगर तो क्रिकेट बोर्ड एज ए फुल मेंबर अगर ये इस तरह की हरकत करेगा और बायकॉट करता है या विड्रॉ करता है, तो उस पर तो पेनल्टीज भी हो सकती हैं, एज सीरियस एज के इनका जो इंटरनेशनल स्टेटस है उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट जो है ये आईसीसी एक्सेप्ट करता है, जब भी इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना होता वो कह देते हैं सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें आपको पेनल्टीज क्यों लगेंगी जी। अगर आपकी हुकूमत जो है क्योंकि अगर आप इनका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल देखें उसमें जी। आईसीसी जो है वो न्यूट्रल कस्टोडियन है, होस्ट बोर्ड एक्टिविटी देखता है, टूर्नामेंट की लेकिन सर इंटेग्रिटी कथा देखता है, कलामी की ब्रॉडकास्ट। माजरत क्योंकि वक्त महदूद है, तो मैं जरा एक और भी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। तो आप नहीं समझते सर जिस तरह से अब इसकी न्यूट्रलिटी जो है वो अब काफ़ी हद तक चैलेंज्ड है और इसमें हमें नहीं नजर आती है, तो आप नहीं समझते कि आईसीसी के अब पैरेलल भी अब कुछ और ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो इन तमाम मामलात को लेकर आगे चले? तो उसके मुकाबले में तो मुझे लगता है कि कुछ और खड़ा करना पड़ेगा। तो आप इस हवाले से बताइएगा अपने एक्सपर्ट ओपिनियन पे। नहीं, देखें, खड़ा करने के लिए आपको जो है ना वो मेंबर बोर्ड चाहिए होते हैं, वो तो आपको नजर आ गया वोटिंग से 14-2, यानी जी। बांग्लादेश पाकिस्तान एक तरफ और बाकी 12 बोर्ड एक तरफ थे। हम्म। तो आप पैरेलल बॉडी या नहीं कर इस तरह सकते। की आप जो है पोलराइजेशन ऑफ क्रिकेट तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम्म, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए इवन पाबंदियों से, क्योंकि आईसीसी नहीं चलने वाला और ब्रॉडकास्टर की चीखें निकल जाएंगी अगर पाकिस्तान जो है वो हम्म, हिस्सा ना हो आईसीसी टूर्नामेंट्स का। ये फ्यूचर टूर्नामेंट्स पे भी जो है वो इम्पैक्ट करेगा। और अगर आप देख लो इसका ये एविडेंस ये हम्म, है कि 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें पाकिस्तान 8वें नंबर की टीम थी, इंडिया नंबर 1 था। लेकिन हम्म, रूल्स बेंड करके दोनों को एक ग्रुप में रखा, उसके हम्म। बाद से आज तक आईसीसी जो है टूर्नामेंट्स में इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होता है। सो ठीक। ये क्लियर इंडिकेट ठीक। करता है कि जो पाकिस्तान की कमर्शियल ब्रांड इक्विटी है वो आईसीसी बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर पाकिस्तान उसका हिस्सा ना हो। और ठीक। अगर आपने अब एक्सेप्ट कर लिया, आप जो मर्जी प्रोटेस्ट करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर इंडिया पाकिस्तान की गेम ना हो तो फिर इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर ठीक। होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ठीक। और आपको ये भी आप देख लें कि आप इस वक्त गोल्डन पोजीशन में है, पाकिस्तान एक स्ट्रेंथ हम्म, की हम्म, पोजीशन पे है, स्ट्रांग है, कि अगर वो बॉयकॉट करता है तो वर्ल्ड क्रिकेट की इकोनॉमिक्स का मैट्रिक्स हिला देंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। किंग बाबर का बल्ला जो है क्या अब वो खामोश हो गया? और ख़ासतौर पर जब ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करें तो उनका यहाँ पर वापस आना, उसके पीछे क्या है? क्या भेजा गया उनको वापस या वो खुद आ गए? क्या हुआ देखें, बातें तो ये हो रही थी, हम्म, मार्क वॉर ने भी वहां पे एक स्टेटमेंट दी थी पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि अगर से सिडनी सिक्सर्स ने कुछ करना है तो उनको बाबर को ड्रॉप करना पड़ेगा। बाबर की प्रिकेरियस फॉर्म थी, 11 मैच में 202 रन थे, स्ट्राइक रेट बहुत कम था, इररिलेवेंट हुए हुए हैं इस वक्त जिस पोजीशन पे वो खेल रहे हैं। और T20 क्रिकेट से जिस किस्म की अब T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी दिक्कत होगी। इवन वो स्पिनिंग ट्रैक्स या उनकी रेपुटेशन पे या उनकी क्वालिटी बैट्समैनशिप पे आपने सिलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन शायद टीम का बैलेंस नहीं बन पाएगा। ठीक। चलें इस हवाले से आपने हमारे साथ गुफ्तगू की, सर आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए नेओ न्यूज़।